कनिष्क साहित्य तथा विद्या प्रेमी। आप कनिष्क के दरबार में देखिए कौन कौन से लोग थे। कनिष्क के दरबार में बहुत ज्यादा विद्वान लोग थे, यानी कि कनिष्क के नवरत्न की अगर हम बात करें, या कहें कि विद्वान, आप कौन कौन से विद्वान थे यहां पर देखें। आश्वघोष। अब आश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ भी लिखेंगे आप। एग्जाम में क्वेश्चन आता ना कि बुद्ध चरित्र का रचयिता कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा आप देखिए पार्श्वते, वसुमित्र जो अध्यक्षता करते हैं, नागार्जुन और चरक, ये प्रसिद्ध विद्वान इनके यहां पर रहते थे। सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक भी अश्वघोष ने लिखा था, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। सारीपुत्र प्रकरण नाटक का रचयिता भी कौन था? अश्वघोष था, ठीक है। तो ये हाईलाइट पॉइंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई नागार्जुन की अगर हम बात करें तो नागार्जुन ने किसको लिखा है? नागार्जुन ने, वह है माध्यमिक सूत्र। और इसके अलावा इसने एक और लिखी है प्रजा परमिता सूत्र। ये दो रचनाएं जो है वह नागार्जुन की है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कनिष्क का साहित्य में बड़ा विद्वान था और कहें कि बड़ी रुचि थी उसकी यहाँ पर। तो कनिष्क एक अच्छे शासक थे और ये चीज़ें जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ये कंटेंट बहुत कम मिल पाता है। कनिष्क के समय काल पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हो गया, यानी कि संस्कृत को ही राजभाषा बनाया गया। तो ये मैं आपको कल भी बता चुका, आज फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार में भी बड़ा योगदान था कनिष्क का। बैक्टीरिया के साथ इनके अंग जो था वह एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था कनिष्क के समय। अंग कनिष्क के समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा पार्ट था? अंग। रोम के साथ व्यापार में भी उन्नति होती है। तो इस तरह से एक अच्छे शासक थे कनिष्क। चलिए अब यहां से ये वाला चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है, कनिष्क वाला पार्ट गया। यानी कि कुषाण राजवंश में मैंने आपको जो कहीं नहीं मिलता है वो दे दिया है। हालांकि बौद्ध संगति हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो है क्या? चलिए हेडिंग लगाएंगे आप, मौर्य उत्तर काल का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, ठीक है, ये हेडिंग है आपकी। तो मौर्य उत्तर काल जो हम पढ़ते हैं, जिसमें सभी राजवंशों को पढ़ा, सातवाहनों को पढ़ा, कुषाणों को पढ़ा, शुंग को पढ़ा, क्षत्रप को पढ़ा, इनके समय पर क्या विशेषताएं थी वो देखना बहुत जरूरी है। पहला, कृषि, यानी कि मौर्य उत्तर काल में कृषि किस प्रकार की थी।
देखिए, कृषि में गेहूं, जौ, बाजरा, ये दाल, चना आदि फसलें यहाँ पर पैदा की जाती थी। यानी कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे मौर्य उत्तर काल के, उनकी प्रमुख आय का स्रोत क्या था? अगर ये प्रश्न आएगा तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? तो राजाओं का आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि थी। राजाओं की आय का मुख्य स्रोत, है ना। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि चलिए बताइए कि मौर्य उत्तर काल के जो आर्थिक जीवन है उसमें राजाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था? तो आप क्या करेंगे? कृषि। कृषि वर्ष में यानी कि 2 बार ये फसल लेते थे जो सामान्यतः अब लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार में क्या है? देखिए, विदेशी व्यापार में ये है, इसमें कल्याण, अगर आपने नाम सुना हो, कल्याण जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, हाईलाइट पॉइंट लिखेंगे ना, यहां पर सातवाहन राजाओं का समय काल आएगा। कल्याण ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में ही पड़ता है वर्तमान में, महाराष्ट्र में। तो कल्याण की जो मंडी है, कल्याण मंडी, कल्याण मंडी, इस मंडी का निर्माण जो है वह सातवाहन राजाओं ने करवाया था। और सातवाहन वंश के तृतीय राजा कौन थे? सतकर्णी। तो सतकर्णी ने भारत में कहां पर एक मंडी स्थापित करवाई थी? सीधी सी बात है, व्यापार देखो, जौ की खेती कर रहे हैं, चावल की कर रहे हैं, धान की कर रहे हैं, कपास की खेती भी कर रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए एक मंडी भी रखी जाएगी जो वर्तमान में मंडी। तो यानी कि वर्तमान की जो मंडी की संरचना है ये कौन से राजवंश की देन रही है भारत को या विश्व को? तो वह है सातवाहन राजवंश। तो ये कल्याण में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र कल्याण में स्थापित करवाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो सातवाहनों ने नौसेना के विकास की ओर भी ध्यान दिया था, यानी कि इनके समय काल पर नौसेना का भी विकास होता है। तो नौसेना का विकास भी मौर्य उत्तर काल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो यह हो जाता है आपका मौर्य उत्तर काल के कुछ हाईलाइट पॉइंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के राजवंश की। नागवंश मध्य प्रदेश में कहां पर रूल करता था? तो आपको आंसर करना है विदिशा में। नागवंश का संस्थापक जो था वह वृषनाथ था, जिसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में विदिशा में इस राजवंश की सत्ता को स्थापित किया था। ये किसके वंशज थे? तो ये शेषनाग के वंशज हैं। नागवंश की स्थापना विदिशा से हुई। आगे बढ़कर नागों की 2 शाखाएं होती हैं। पद्मावती, जो इसको पद्म पवैया भी कहा जाता है, ये ग्वालियर वाला पार्ट है, और कांतिपुरी जिसको मथुरा कहा जाता है, तो ये मथुरा में स्थापित होती है। तो 2 शाखाएं थी नागवंश राजाओं की। इन्हें भारस्यु वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारस्यु। अब भारस्यु क्यों कहा जाता है? आपने बाहुबली एक मूवी देखी होगी जिसमें हीरो जो होता है भगवान शिव की जो लिंगी होती है उसको उठाकर यहाँ पे उठा के चलता है, तो सिर पे रख के भगवान के तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे रामेश्वरम में। और इसकी शुरुआत ये करते थे यहीं से पद्म पवैया से। और इनका जो पड़ाव होता है वह अमरकंटक का जो शिलाहारा गुफाएं जो है नीचे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे ये रुकते थे। तो इस तरह से इन्हें भारस्यु भी कहा जाता है। आप एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर भारस्यु राजवंश था, तो आप विदिशा आंसर करना है आपको। 1913 और 1914 ईस्वी में वेशनगर विदिशा उत्खनन में नागों के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों में पद्मावती के नाग शासक गणपति और भीम का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। जरूर याद रखना कि नाग शासक गणपति जो थे उनका एक कॉइन मिलता है और एक जो भीम थे उनका कॉइन मिलता है। पद्मावती के नाग शासकों में भीम था, संकनत, वसु, बृहस्पति,
विभुक्षु, विभू माफ करना, रवि, प्रभाकर, देव और व्याघ्र और गणपति, इन सभी की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। कोतमा जो कि एक तहसील है वर्तमान में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की। कोतमा में शिलाहारा की गुफाओं का निर्माण विदिशा के नागवंश राजाओं ने करवाया था और ये गुफाएं पहली सदी की गुफाएं हैं। क्या याद रखोगे? पहली सदी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो वह शिलाहारा की गुफाएं। और इनके निर्माता कौन थे? तो नाग राजवंश थे, यानी कि भारशिव वंश संबंधित थे, भारशिव ही कहेंगे हम इनको। अब हम बात करते हैं गुप्त राजवंश की। गुप्त राजवंश एक ऐसा राजवंश है जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है और गुप्त राजाओं के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। हिस्ट्री का जो लेक्चर है वहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 4वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त राजाओं का सूर्योदय होता है। मौर्यों की भांति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर ये चमकने लगते हैं। सबसे प्रतापी राजा होता है समुद्रगुप्त, जिसने विदिशा के शक समंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उससे पराजित कर दिया था। किसको हराता है? श्रीधर वर्मन को पराजित करता है। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त के पराक्रमी के पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 और 415 ईस्वी ने अपने पिता के विशाल साम्राज्य के विस्तार का अभियान छेड़ दिया। इसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ वाला पार्ट अपने अधीन कर लिया और पश्चिमी क्षत्रप कहलाने वाले शक सामंतों पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया। इसने रुद्रस्य तृतीय को मार डाला और उसका पूरा राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिया, यानी कि मिला लिया। महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए यहाँ पर रुकना पड़ता है और इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? विदिशा के उदयगिरी, यानी कि उदयगिरी को नीचोगिरी कहा जाता है, जरूर याद रखना। जैसे सांची का क्वेश्चन आया था कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो आपके आंसर कर काकनबट, बोधिसगिरी, चैत्यगिरी। अब उदयगिरी का नाम पूछा जाएगा कि ये उदयगिरी का नाम क्या था, तो क्या आंसर करोगे? नीचोगिरी कहेंगे। और यहाँ पर इनके जो मंत्री थे वीरसेन साव का एक लेख हमें प्राप्त होता है इन गुफाओं से। तो गुप्त राजाओं के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा चैप्टर जो है आपको मैं दे चुका हूँ, वो कहाँ पर? हिस्ट्री के लेक्चर में। तो ये मंत्री था, युद्ध शांति विभाग का अधिकारी था, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा एक और अधिकारी था इनका, आर्मकरद्रो। ये साची अभिलेख में चंद्रगुप्त के समांत सनातनिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख से गुप्त राजाओं की पुष्टि करते हैं। और आप सभी को पता है कि एरन जो है वहाँ पर गुप्त राजा भानुगुप्त का राज्यकाल था और 510 और 511 ईस्वी में यहाँ पर एक युद्ध होता है और इन पर आक्रमण किया जाता है हुन शासकों के द्वारा। यहाँ पर गोपराज इनका सेनापति था, तो भानुगुप्त का साथ दिया और लड़ते हुए मारा जाता है, जिसमें गोपराज की पत्नी सती हो जाती है। तो ये विश्व का प्रथम सती लेख है। आप दमोह जिले के हटा तहसील के ग्राम सागौर में खुदाई में 24 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिनमें 3 राजाओं के नाम अंकित है, गुप्त राजाओं के। इनमें 8 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 चंद्रगुप्त के और एक संकनद गुप्त का कॉइन हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर टेम्पल्स के बारे में बता चुके, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि स्मारक की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन स्मारकों में कटनी जिले का तिगवा विष्णु मंदिर, भूमरा जिला सतना का शिव मंदिर प्रसिद्ध, नाचना कुटार का पार्वती मंदिर, जिला पन्ना और साची मंदिर प्रमुख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैनी, यानी कि वर्तमान का उज्जैन था। ये दोनों गुप्तकालीन शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे। गुप्तकाल की चित्रकला के नमूने धार जिले की बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं और इन गुफाओं की तुलना अजंता के चित्रों से की जाती है। यहाँ पर स्त्री पुरुष के भावों को शारीरिक सौंदर्य व्यक्त करने वाला आदित्य प्रयत्न किया गया है। और गुप्त राजाओं के समान यहाँ पर एक राजवंश और रूल करता है जिसका नाम है वलक। तो वलक शाखा मध्य प्रदेश में कहाँ पर थी? तो बाग में थी, है ना। अब बाग कहाँ पड़ता है? वर्तमान में धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बागनी रिवर जो कि नर्मदा की एक सहायक रिवर है। वर्धन यानी कि पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हिस्ट्री का ये चैप्टर आपका बाकी है, जहां पर बहुत डिटेल्स में आप पढ़ने वाले हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान
भारत की प्रभुसत्ता दो महान सम्राटों में बढ़ जाती है, एक कन्नौज और हर्षवर्धन। 606 और 647 ईस्वी हर्षवर्धन का समय काल। बदामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय जो कि 610 से 632 ईस्वी के बीच विभाजित रही। इनकी दो सीमाएं थी, किनकी? हर्षवर्धन की और पुलिकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की। और इसी को लेकर इनका युद्ध होता है। नर्मदा नदी इनकी सीमा थी, याद रखें, जो नर्मदा नदी थी ये इनकी सीमा थी। यहाँ पर हर्ष का समय काल था, यानी कि यहाँ पर जो राजा थे वो हर्ष थे। हर्ष, तो हर्ष की क्या हुई? ये दक्षिण भाग की सीमा, क्योंकि हर्ष के लिए वाला पार्ट दक्षिण है, ठीक है। और यहाँ पर था पुलिकेशिन, और पुलिकेशिन के कौन से पार्ट की ये सीमा हुई? तो पुलिकेशिन की ये उत्तरी पार्ट की सीमा थी। तो पुलिकेशिन की ओर से उत्तरी नर्मदा का क्षेत्र, यानी कि नर्मदा वाला ये वाला पार्ट दोनों को डिवाइड करता है कि यहाँ तक का क्षेत्र हर्षवर्धन का है और यहाँ तक का क्षेत्र पुलिकेशिन का है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि राजपूत राजा जो पुलिकेशिन के समान तो होते हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, अपने सिपा सालाकार बनाकर यहाँ पर खड़ा कर देता है कि यहाँ पर चौकसी करेंगे, कोई भी यहाँ पर एंट्री ना करे। तो इस तरह से इन दोनों की सीमाओं को लेकर यहाँ पर विवाद होता है और फिर होता है एक भयानक युद्ध। आइए समझते हैं। अब क्या होता है कि दक्षिण भारत की ओर हर्ष की प्रगति को पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा रोक दिया गया, यानी कि दक्षिण पार्ट की ओर जब वो बढ़ रहा था तो उसकी सीमाओं को यहाँ पर बांध दिया जाता है। हर्षवर्धन ने बौद्ध मित्र दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को कैमूर पर्वत से ढूंढ निकाला था। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, जब गोंड राजवंश के जो शासक को आक्रमण करते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री वाले चैप्टर में, है ना। क्योंकि एमपी के लिए इतना पर्याप्त है, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। साहित्य आश्रय, यानी कि हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादम्बरी, हंसचरित के रचयिता बाणभट्ट और सुभाषती वली के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान हैनसांग को भी आश्रय प्रदान किया था। यानी कि इसके साहित्य में आप देखें, साहित्य दरबारों में बाणभट्ट, ठीक है, इसके अलावा मयूर और हैनसांग भी शामिल था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत 648 ईस्वी मध्य प्रदेश का भूभाग छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ गया, या कहें कि भारत में इसके बाद रास्ते खुलते हैं मुगलों के। जी हाँ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में आक्रमण शुरू होते हैं मुगलों के। अब आएगा मोहम्मद बिन कासिम और आक्रमण करेगा सिंध के राजा ब्राह्मण वंश राजा दाहिर पे, जो हिस्ट्री का एक चैप्टर है। जैसे ही वर्धन राजवंश समाप्त होगा वहां पर आपको वो पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहां पर इतना ही पढ़ लें, ये पर्याप्त है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर आपका ओलिकर। अब मालवा की एक शाखा है ओलिकर। ओलिकरों ने अपने राज्य की अगर बात करें तो दसपुर को राजधानी बनाया, यानी कि मंदसौर को अपना कैपिटल बनाया। इसके अभिलेख राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, ये राजस्थान में पड़ता है, मंदसौर, भानपुरा और भोपाल से प्राप्त होते हैं। ओलिकर राजाओं के यहाँ से शिलालेख हमें मिलते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं। मालवा जो नाम दिया है वह ओलिकर राजाओं ने दिया है। ये जरूर याद रख लीजिएगा कि मालवा नाम देने का कौन से राजवंश को हक है या कौन सा राजवंश नामकरण करता है, तो वह है ओलिकर। इस वंश का प्रथम शासक नरवर्मन था और मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों के एक शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। एमपीपीएससी का प्रश्न भी हुआ है और रहा है कि रेशम काटने वाली एक शिलालेख कौन से राजवंश से संबंधित है, तो ओलिकर राजवंश से। संधोनी स्तंभ, अब इसको क्या पढ़ते हैं, यशोधर्मन का विजय स्तंभ, बट इसको जो नाम दिया गया संधोनी स्तंभ, या कहें कि इसको भालू शिलालेख भी कहा जाता है। यह कब स्थापित किया गया यशोधर्मन के द्वारा, तो हुन शासक मिहिरकुल को उन्होंने परास्त कर दिया और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने 2 खंड स्तंभ के टुकड़े वाले एक शिलालेख को अंकित करवाया, जिसमें अपनी जीत को उन्होंने दर्ज करवाया। तो यशोधर्मन की जीत यहाँ पर दर्ज करवाई गई। आप एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से शासक को इसने हराया था, तो मिहिरकुल को, जो कि हुन शासक था। इसके अलावा
इस लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो सौंदनी स्तंभ कहा जाएगा। और भालू शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ है? तब भी आप आंसर करेंगे मंदसौर। प्रश्न यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। महिष्मति के कलचुरी, देखिए कलचुरी ये है ही वंश सहस्त्र अर्जुन क्षत्रियों की शाखा थी। कीर्तिवीर अर्जुन ये वही थे जिन्होंने परशुराम के पिता की हत्या कर दी थी और बाद में परशुराम बदला लेते हैं सहस्त्र अर्जुन से। सहस्त्र अर्जुन यानी कि 1000 भुजाएं, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है सहस्त्र अर्जुन, या कहें कि क्षत्रिय राजवंश का एक प्रधान शासक था। ये कहां पर थे? तो ये महेश्वर में थे। इन्होंने ही रावण को पराजित कर दिया था और कुछ समय के लिए रावण को कैद करके महेश्वर में शिफ्ट रख लिया था। अब हमें ज़्यादा स्टोरी पे नहीं जाना है, पॉइंट टू पॉइंट आप समझे। कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो है ये वंश नर्मदा घाटी में प्राचीन काल से शासन करते आ रहे थे। मध्य प्रदेश में कलचुरी की 2 प्रमुख शाखाएं थी, महिष्मति के कलचुरी तथा त्रिपुरी के कलचुरी, जिसमें महिष्मति का कलचुरी राजवंश सबसे बड़ा और प्राचीन राजवंश था। दोनों में प्राचीन कौन सा बताएंगे आप? महिष्मति का बताएंगे। और ये कलचुरियों की प्रथम ज्ञात शाखा थी। इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कृष्णराज था। कौन था? कृष्णराज इसका वास्तविक संस्थापक था। प्राचीन साहित्य में इस वंश के केवल 3 शासकों के नाम हमें ज्ञात होते हैं, जिसमें कृष्णराज जो कि संस्थापक था 550-575 ईस्वी, और इसका पुत्र आता है शंकरगन 575-600 ईस्वी, और बुद्धराज 600 ईस्वी से आगे तक। 3 शासकों के नाम याद रखना है। महिष्मति के कलचुरी राजाओं की अगर हम बात करें तो संस्थापक का नाम पूछा जाएगा कृष्णराज। कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बुद्धराज के प्रारंभिक चालुक्य शासक बदामी नरेश मंगलेश से युद्ध करना पड़ता है। किसको? बुद्धराज को। इसको ये किससे युद्ध करता है? मंगलेश से करता है। इसमें इनके समांतर एक और शासक थे, अभीर। अब अभीर राजवंश मध्य प्रदेश में खानदेश पर रूल करता था, यानी कि वर्तमान का ब्रह्मपुर निमाड़ वाला पार्ट। और अभीर शासक ईश्वर सेन ने कलचुरी चैदी संवंत स्थापित किया था। ये जरूर याद रखना है कि अभीर राजवंश का संस्थापक ईश्वर सेन था, और ये ईश्वर सेन किनके समांत था? तो महिष्मति के कलचुरी राजाओं के समांत थे ये। और इन्होंने कलचुरी चैदी संवंत 248 ईस्वी में स्थापित किया था, जो लगभग 1000 वर्षों तक चलता रहा। यह बड़ी रोचक बात है कि चैदी संवंत स्थापित करने का श्रेय जाता है अभीर शासक ईश्वर सेन को, और ये किनके सम्मान में करता है? महिष्मति के कलचुरी राजाओं के लिए। क्यों? कि उनके ये समांत थे। इसके बाद आती है आपकी अगली शाखा त्रिपुरी के कलचुरी राजा। कलचुरी की प्रारंभिक राजधानी महिष्मति थी। चालुक्य से पराजित होने के बाद बुद्धराज के जो वंशज थे उन्होंने महिष्मति को छोड़ दिया, यानी कि यहां से मैसूर छोड़कर वो त्रिपुरी की ओर आगे बढ़ गए। मैसूर छोड़ा और वह यहां पर आ गए। त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं के प्रमुख लेख कारितलाई कटनी से मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? त्रिपुरी को बनाया। कलचुरी महाराज लक्ष्मण राज के मंत्री भट्ट सोमेश्वर दीक्षित द्वारा स्थापित वारा मंदिर बनाए जाने का शिलालेख भी हमें प्राप्त होता है। याद रखें कि सोमेश्वर दीक्षित ने विष्णु वारा मंदिर का निर्माण करवाया था। और छोटी देवरी जबलपुर में इस वंश का सबसे प्राचीन लेख मिलता है। ये छोटी देवरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। 7वीं शताब्दी के दशक में कलचुर की त्रिपुरी शाखा के संस्थापक होते हैं वामराज, जो 675 से 700 ईस्वी में इन्होंने इस राजवंश की नींव को स्थापित किया था महेश्वर से पहुंचकर, यानी कि बुद्धराज के वंशज थे ये। वामराज ने डहाल देश यानी कि आधुनिक जबलपुर और उत्तरी गोमती से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कलचुरी वंश के कोकल प्रथम, इसको ज्ञात शासक कहा जाता है ना। ये 850 से 900 ईस्वी यानी कि 890 ईस्वी ने इस वंश की भावी महानता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और कोकल की महारानी नट्टा देवी जो कि चंदेल राजवंश से संबंधित थी, तो चंदेलों के साथ इनके वैवाहिक संबंध स्थापित थे। बाद में झगड़े भी होते हैं इनके यहाँ पर। जेजाकुत्ती के राजा यशोवर्मन के हाथ पराजित युवराज प्रथम पराजित हुआ, यानी कि युवराज देव कलचुरी राजा यहाँ पर हार जाता है।
बाल रामायण, बाल भारत और कपूर मंजूरी और काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर जो थे इसकी साहित्य मंडली में मौजूद थे। किसके? युवराज फर्स्ट कलचुरी राजा के। और इसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर में राजशेखर उत्सव मनाया जाता। अगर नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर राजशेखर उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है तो वह है जबलपुर में। कौकल्यादित्य का पुत्र होता है गांगेय। तर्कलिंगाधिपति की ये उपाधि लगाता है और इसको राजा भोज ने पराजित कर दिया था, परास्त कर दिया था। और चंदेल राजा विजयपाल राजा भोज की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं से एक कहावत निकल कर आती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलप, यानी कि गंगू और तेली, और ये प्रसिद्ध होती है। तो इस तरह से एक कहावत जो कि इतिहास को दर्शाती है। गांगेय की प्रयाग में मृत्यु हुई। कहा जाता है कि 100 रानियों के साथ इसने वहां जाकर सती हो गई थी। इसकी जो 100 रानियां थी हार के बाद यहाँ से चली जाती है और वहां जाकर सती हो जाती है। मुद्राओं की अगर बात करें तो गांगेय ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे जो कि चंदेलों, गहरवारों और तोमरों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। गांगेय का उत्तराधिकारी लक्ष्मी कर्ण होता है। सामान्यतः कर्ण के नाम से यह विख्यात होता है और इसको हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण भी लक्ष्मी कर्ण के द्वारा 1042 ईस्वी में करवाया गया था। बौद्ध गया में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर, जिसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूं, जो अतिशा के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने मध्यस्थता करवाई और बंगाल नरेश नयनपाल गोंड और कर्ण कलचुरी दोनों के बीच संधि हो जाती है, पर यह कुछ समय के लिए रहती है, बाद में स्थायी नहीं रही। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजयसिंह था और इसके शासनकाल में चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन ने 1212 ईस्वी में संपूर्ण कलचुरी राज्य को जीत लिया और इसके बाद कलचुरी राजवंश यहाँ पर विस्मृत हो गया, यानी कि विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हिंद का नेपोलियन कर्ण को कहा जाता है। अमरकंटक के जो मंदिर है उनका निर्माण भी इसी ने करवाया था। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि युवराजदेव प्रथम ने बेड़ाघाट में गोलाकार खुली छत वाले मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखना, भारत में खुली छत वाला मंदिर कहाँ पर है तो वह है त्रिपुरी में, और निर्माता कौन है? युवराजदेव फर्स्ट। इसको गोलकी मठ कहा जाता है और इसे 64 योगिनी भी कहा जाता है। ये 64 योगिनियों को समर्पित मंदिर है, बट ये सभी खंडित अवस्था में हैं। प्रतिमाएं जो है सब खंडित अवस्था में है ना। युवराज प्रथम का एक मंत्री था गोलक, जिसके शिलालेख बांधवगढ़ से मिलते हैं। उसने वहाँ चट्टानों पर विष्णु के अवतार की प्रतिमा को उत्कीर्ण करवाया था। ये है जो बांधवगढ़ में आप पढ़ते हैं, बांधवगढ़ अभयारण्य के अंदर, जिला उमरिया में। इसका जो निर्माता था वह युवराजदेव फर्स्ट था और उसके मंत्री यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। यानी कि राजवंश की बात करेंगे तो कलचुरी राजवंश त्रिपुरी शाखा। अब हम बात करते हैं वाकाटक वंश की। पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, जो 255 से 275 ईस्वी तक विदिशा पर रूल करते हैं। इनका मूल निवास स्थान बुंदेलखंड था, ये जरूर याद रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वाकाटक राजवंश कहाँ पर था, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो बुंदेलखंड में था। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी परवरपुर स्थानांतरित कर ली और उसके शिलालेखों में उसने मध्य प्रदेश से बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों तक और महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा, एलचीपुर में सम्मिलित कर लिया, यानी कि बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन, सन नहीं भी याद रखो तो चलेगा, इसको बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। बार बार रीअटैक किया जाता है नल राजाओं के द्वारा। सतना जिले में नाचना में बुंदेलखंड के तत्कालीन रियासत अजयगढ़ में व्याघ्र नरेश का एक शिलालेख प्राप्त होता है, जो कि वाकाटक राजवंश का शासक था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की मुख्य शाखा की अंतिम कड़ी है और वत्सुगुलम शाखा जो कि साउथ में थी, उसकी अगर हम चर्चा करें तो शक्तिशाली शासक हरिसेन था, जो वाकाटक की दोनों शाखाओं को संयुक्त करने के साथ साथ
कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल और कोकण आंध्र आदि को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है। इसके बाद आता है आपका परिवारचक राजवंश मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड के खो ग्राम में यानी कि दमों वाला पाठ 482-483 ईस्वी में ताम्रपत्र में परिवारचक महाराजाओं का उल्लेख मिलता है और ये किसके वंशज थे? तो राज ऋषि सुमर मन के ये वंशज थे। सुमरमन के वंशज कहलाते हैं राज ऋषि। और इस वंश का प्रथम राजा देवादय था जिसकी राजधानी नागौत रियासत थी। यहां पर खो से एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें हस्ती राजा का उल्लेख मिलता है, जिसपे गुप्त वंश राज भुक्तो लिखा गया है। यह बुद्ध पुत्र के समांत प्रतीक होता है। बैतुल में के राजवंश की एक वंशावली दी गई है जिसमें हस्ती, संगझोप की हुकूमत ढावाल और यानी कि वर्तमान के जबलपुर क्षेत्र तक बताई गई थी। तो 18 गढ़ों पर इनका आधिपत्य था। एक छोटा राजवंश जरूर था बट शक्तिशाली था और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। उच्चकलव राजवंश परिवारचक राज्य से लगा हुआ उच्चकलव शासकों की एक राजधानी हुआ करती थी और इनकी राजधानी उच्चकलव थी जिसको वर्तमान में उचेराम कहते हैं, जो सतना डिस्ट्रिक्ट में थी। उचेरा से 14 किलोमीटर भूमरा शिला स्तंभ 2 राज्यों की सीमा थी। 2 किसकी? यानी कि परिवारचक की जो कि बुंदेलखंड, और उच्चकलव पड़ जाएगा तुम्हारा बघेलखंड में। इनमें जो राजाओं के ताम्रपत्र मिलते हैं, 7 राजाओं के ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें औदयदेव, कुमारदेव, जयस्वामीन, व्याघ्रराज, जयनाथ, सर्वनाथ आदि राजाओं के यहाँ पर लेख प्राप्त होते हैं। रीवा का जो रानी तालाब है वह उच्चकलव शासनकाल में बनवाया गया था और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। तो एक अगर प्रश्न आता है तो आप आंसर कर सकते हैं कि रीवा का रानी तालाब कौन से राजवंश ने बनवाया था? तो वह है उच्चकलव शासनकाल की स्थिति में, यानी कि इन राजाओं के द्वारा। मध्य प्रदेश राजवंश एक बड़ा राजवंश है। परमार बाकी है, चंदेल बाकी है, बहुत सारे राजवंश अभी बाकी हैं, वो भी आपको यहाँ पर अभी पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना। अगले राजवंशों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय